चलिए, तो अब देखिए आज का टॉपिक है काउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और इसका नाम है बच्चों वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। तो अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली भी है। आप कहीं पे भी जाओगे, बैलेंस शीट बना रहे हो या इवन उसका ऑडिट कर रहे हो, तो इन्वेंट्री तो सर ऐसा आइटम है ना जो मतलब सभी जगह होगा, इट इज अनअवॉइडेबल। इन्वेंट्री तो होगा ही होगा। और जो बड़ी बड़ी सर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे तो वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए AS2 हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। AS2 का अपना अलग ही इम्पोर्टेंस है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेंट्री से, और एग्जाम में भी आ रहा है, अच्छा खासा आता है ये। तो सर सबसे पहला आप अगर एक बार हेडिंग हेडिंग देखोगे तो हमने इन्वेंट्री को पहले डिफाइन किया हुआ है कि आखिर इन्वेंट्री है क्या। छोटी सी डेफिनेशन है कि जो आपका टेंजिबल एसेट है, हेल्ड फॉर सेल, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड है। तो सर्टेन आइटम्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं जो कि इन्वेंट्री है, डेफिनेटली इट इज इन्वेंट्री, but because these items need a special treatment, so it is not governed by AS2। उसको इन्होंने कहा AS2 में नहीं करेंगे क्योंकि इन्वेंट्री है, ये मना नहीं कर रहे हैं, बट दे नीड स्पेशल कंसिडरेशन। तो वैल्यूएशन के जो सिद्धांत है उसके वो अलग है। देन आपका इन्वेंट्री का प्रिंसिपल दिया उन्होंने, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। ठीक, फिर एस कॉस्ट वाले पोर्शन में चला जाता है। कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट दिए हुए, लाइक परचेस प्राइस, लाइक आपका कन्वर्जन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन। उसके बाद देखो 3 हेडिंग हुआ, कॉस्ट ऑफ परचेस। कॉस्ट ऑफ परचेस विल इंक्लूड योर परचेस प्राइस, योर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, योर directly related expense, freight, etc. Conversion cost will include your direct cost and indirect cost. तो कन्वर्जन कॉस्ट जब इंक्लूड करेंगे तो देखो, तो डायरेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं, आई हैड नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। इनडायरेक्ट भी इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। एंड देन आपका ओवरहेड्स में फिर अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी पे चले गए हैं कि in case of overproduction the rate of recovery will be reduced, and in case of underproduction the rate of recovery will not be increased. So prudence जाके वहां पे लगता है। सर thereafter we have other costs, other cost मैंने आपको जैसा बताया था कि incurred to bring the inventory to present condition and location. Then interest and borrowing cost is normally not added to inventory. However, as per provisions of AS16, borrowing costs in certain cases where the inventory is a qualifying asset, in that case अपन add करेंगे borrowing cost को, but that we will discuss in AS17. So sorry 16, ये portion हम लोग यहाँ नहीं cover करेंगे। फिर there is a heading कि certain costs will not be included। सर सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा, आपका स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड नहीं होगा, और एबनॉर्मल लॉसेस इंक्लूड नहीं होंगे। बंद कर दो भाई इसको। तो ये मना किया उन्होंने। देन वी हैव फार्मूला कि अगर आप इन्वेंट्री का कॉस्ट निकाल रहे हो तो आइदर यू हैव टू फॉलो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ठीक है, and if a specific identification method cannot be applied because goods are not identifiable, in that case you should apply either FIFO or weighted average. No other method is allowed. Sir, after that cost formula, certain conditions बताया है इन्होंने कि
इन सर्टेन केसेस आप उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट पर भी वैल्यू कर सकते हो, एंड इन सर्टेन केसेस इन रिटेल इंडस्ट्री आप रिटेल मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हो। सो यहाँ जाकर कॉस्ट खत्म होता है मेरा, देन वी स्टार्ट विद एनआरवी, क्योंकि द फंडामेंटल प्रिंसिपल वाज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। सो व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू? सो नेट रियलाइजेबल वैल्यू को उन्होंने डिफाइन किया कि आप जो इन्वेंट्री है उसको ऑर्डिनरी कोर्स में अगर सेल करोगे तो जो अमाउंट फेच होगा, जो अमाउंट मिलेगा, माइनस जो आपका एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस है और माइनस जो आपका एस्टिमेटेड उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और लगेगा, इट इज योर एनआरवी। ये आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। उसके बाद फिर हेडिंग है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस करोगे, दैट इज कंपेयर करोगे कि भाई कॉस्ट है ये एनआरवी है, दोनों में जो कम है। उसके भी वी हैव 3 मेथड्स टू कंपेयर कॉस्ट और एनआरवी। So global method they said will not be used, it is not allowed. However, inventory should be compared on item by item basis, but when the enterprise is concerned with the category of inventories, so it may be compared on category basis also. फिर रॉ मटेरियल वैल्यूएशन के ऊपर एक स्पेसिफिक लाइन लिखा हुआ है कि अगर रॉ मटेरियल है और उसकी मार्केट प्राइस डिक्लाइन हो गया है, आपकी कॉस्ट से भी नीचे चला गया है, तो भी आप कॉस्ट पर वैल्यू करोगे अगर उसको सेल करने पे हमको प्रॉफिट हो रहा है तो। और बचो जय माता दी। सो दिस इज AS2, जस्ट अ बेसिक, ठीक है। अब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इस चीज को कि कहाँ क्या है। तो शुरू से शुरू करते हैं। द फर्स्ट हेडिंग इज डेफिनेशन ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है बच्चों, देखो बेटा, जो डेफिनेशन है वो कहती है कि इट इज टेंजिबल असेट्स। इन्वेंट्री टेंजिबल होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ लिखा नहीं है बट क्या इट्स देयर। हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर सेल of goods in ordinary course of business. In the process of consumption, in the process of, बल्कि production लिखो, production of goods for such sale, held for consumption in production. तो सर assets held for sale in ordinary course of business, so held for sale, ठीक है, held in the process of production and held for consumption in production. Obviously ordinary course of business is common, ठीक है बेटा। तो सेल ऑफ गुड्स, सेल के लिए, प्रोसेस के लिए और कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। So this will include your raw material and consumables. This will include your WIP, and बच्चों this will include your finished goods and traded goods. देखो, whenever we read the standards, so जो classification of assets in balance sheet है वो कभी भी
एसेट की नेचर वाइज नहीं है। अभी मैं आपसे पूछूं पीपीई या फिक्स्ड एसेट में क्या लोगे, और आप मेरे को आंसर करो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, तो गलत हो गया। ये थोड़ी है सर, पर्पस वाइज दे हैव क्लासिफाइड। आपके पास अगर लैंड है, ठीक है, बैलेंस शीट में असेट में आ रहा है, इट कैन बी क्लासिफाइड एज पीपीई, फिक्स्ड एसेट हो सकता है। इट मे बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, इधर भी आ सकता है, और तो और भाई साहब इन्वेस्टमेंट में भी जा सकता है। सो फिर सुनो मेरी बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ोगे तो जो क्लासिफिकेशन है ऑफ इन्वेंट्री, ऑफ पीपीई, ऑफ इंटेंजिबल असेट एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज बेस्ड ऑन द पर्पस। ओ भैया पर्पस पर बेस्ड है। व्हाई आर यू होल्डिंग सच असेट्स, क्यों? ओके, नंबर वन। नंबर टू, इन्वेंट्री आर टेंजिबल असेट्स, ठीक है, हेल्ड फॉर, सर हेल्ड फॉर बाय एन एंटरप्राइज फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सेल के लिए रखा हुआ है, ऑर्डिनरी कोर्स में सेल के लिए रखा हुआ है। सो फिनिश गुड्स हेल्ड फॉर सेल, और ट्रेडेड गुड्स, ठीक है, मैं खरीदता हूं बेचता हूं, हेल्ड फॉर सेल। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर है, यानी प्रोसेस के अंदर है, यानी WIP, ठीक है। कॉस्टिंग में आपने WIP का वैल्यूएशन किया होगा, एंड स्पेशली जब प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा होगा तो WIP पे बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। सर उसमें मटेरियल इंक्लूड हो रहा, लेबर इंक्लूड हो रहा, ओवरहेड इंक्लूड हो रहा, इवन हम WIP में उसका परसेंटेज को देखते हुए उसका वैल्यूएशन करते हैं कि 50% कंप्लीट है, 80% कंप्लीट है, तो दैट थिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड। तो वो WIP भी इन्वेंट्री है। और तीसरा क्या है बच्चों, रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स। सर दीज आर गुड्स हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन, ये हेल्ड फॉर कंजम्पशन है, ठीक है। अब मान लो एक शुगर मिल है, चीनी रखी है, हेल्ड फॉर सेल, इन्वेंट्री। अभी सर शुगर केन इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है उनके पास, हेल्ड फॉर कंजम्पशन है। कंज्यूमेबल्स है, बहुत सारी चीजें प्रोडक्शन की प्रोसेस में और कंज्यूम होती है, दे ऑल आर इन्वेंट्री। और बच्चों कुछ शुगर केन क्रश किया जा चुका है जूस के फॉर्म में, ना तो वो शुगर केन के फॉर्म में है, ना वो चीनी के फॉर्म में है, तो दैट इज ऑल्सो इन्वेंट्री। ये सब इन्वेंट्री, ठीक है। नाउ शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट, ये सब आपको अलग अलग बताना पड़ेगा, वैल्यूएशन के सिद्धांत बताने पड़ेंगे। तो देर आर सर्टेन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। शेड्यूल 3 पे हम लोग बात करेंगे, एक दिन स्पेशल क्लास रखेंगे। एनीवे, सो दिस इज इन्वेंट्री बच्चों, डेफिनेशन पार्ट इज ओवर। आगे बढ़ेंगे, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड। जी सर, ओके, ठीक है भैया, ठीक है, ओके, राइट, ओके। तो देखिए नेक्स्ट पैरा इज नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कुछ केसेस में ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। कब कब नहीं लगेगा सर? एक है आपका WIP अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, अब उसका WIP है, तो बेटा है तो वो भी इन्वेंट्री नहीं। सर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट समझते हो,
अरे अब वो ये मत कहना कि सर आईटीसी नहीं मिलता इस पे, हाँ नहीं मिलता है। अब मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, ठीक है, और मैं एक ब्रिज बना के दे रहा हूं, मेरे को एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैं ब्रिज बना रहा हूं। अब एट द ईयर एंड वो ब्रिज सपोज 50% कंप्लीट है, मेरे लिए क्या है सर? मेरे लिए तो इन्वेंट्री है, मैं बनाऊंगा, बना के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हैंड ओवर करूंगा, मेरा थोड़ी है ब्रिज, उसकी फिक्स्ड असेट होगी, मेरे लिए तो इन्वेंट्री है, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं इसके। ठीक है, आगे बढ़ू बच्चों, ये AS2 में फॉल नहीं करेगा बिकॉज दिस नीड्स ए स्पेशल कंसिडरेशन। सर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड है, मैं ये नहीं कह रहा ये इन्वेंट्री नहीं है, बट AS2 में कवर नहीं होगा बिकॉज दीज आइटम्स नीड स्पेशल कंसिडरेशन, स्पेशल ट्रीटमेंट है इनका। सो वी हैव AS7 ऑन दिस। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो इन्वेंट्री सब बात करते हैं कैसे निकलेगा। ओके सर, दूसरा है सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है सर, ये है WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अब सब सर्विस प्रोवाइडर का WIP अजीब सा होता है सर, उस पे टाइजिबल नहीं है, ठीक है। एक होटल है, ठीक है, 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाते हैं हम। अब कोई गेस्ट जो है मान लो वहां पे 29 मार्च को रहने आया और 3 अप्रैल को खाली करके गया, अब उसकी बिलिंग तो 3 अप्रैल को होगी, जब जाएगा तभी तो चेकआउट पे बिल बनाओगे, लेकिन 29 को चेक इन किया था उसने, तो 29, 30, 31 क्या होगा? WIP है, बैलेंस शीट में आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा, लेकिन AS2 में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें कोई सेपरेट स्टैंडर्ड नहीं है बच्चों। शेयर डिवेंचर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, शेयर डिवेंचर और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज स्टॉक, ठीक है सर, ये इस पे भी नहीं लगेगा, ये AS2। और सबसे मजेदार है लास्ट आइटम सर, ये तो देखो नॉर्मल है, कोई खास बात नहीं है, बट फोर्थ वन एक ऐसा आइटम है आंखें खोलने वाला, और कहते हैं प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ। सर किसकी इन्वेंट्री है? प्रोड्यूसर की इन्वेंट्री है, प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक। सर अब हम मतलब मान लो लाइव स्टॉक जैसा कुछ हमारे पास है, गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली, क्या सर, और हम उसको मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब आवाज आई, तो सर अभी ऐसी चीजें हम लोग वो कर रहे हैं, तो ऑल सच आइटम्स सर क्या बोलते हो, इन्वेंट्री तो हो सकता है सर। हमारा जो है मान लो हम बफेलो जो है वो मतलब उसकी खेती करते हैं, खेती नहीं है, अच्छा, तो बफेलो रियरिंग करके हमारा फार्म हाउस है और उसमें हमने कुछ भैंसियाँ पाल रखी हैं, मतलब बफेलो, और सर बफेलो 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 मतलब यही हमारा बिजनेस है, बफेलो बिजनेस नाम रख देते हैं इसका। अब हमारे पास ईयर के स्टार्ट में 100 बफेलो थी, फिर हमने खरीदी, फिर और उनकी प्रोसेसिंग, फिर ईयर एंड पे 150 बफेलो बच गई, बेच लेते हैं, क्या बोलते हो सर? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, आगे AS बोलता है, बट इस केस में हम नॉर्मली वैल्यूएशन NRV पर करते हैं, काय पर? नेट रिलायंस। कॉस्ट और NRV का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अब जब आप रियरिंग कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट तो ऑलमोस्ट जीरो है या असर्टेन नहीं हो सकती, लेकिन आप उसका वैल्यूएशन तो प्रॉपर करो ना। ओके, आगे बढ़ता हूं सर। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स,
एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस लिख देता हूं। अब एग्रीकल्चर है, खेती करी मैंने, धान उगाया, और धान की फसल मेरी एट द एंड ऑफ द ईयर बिल्कुल रेडी है। अब 31 मार्च को धान की फसल तो रेडी होगी नहीं, सर चेंज कर लेते, गेहूं उगा लेते हैं। 31 मार्च को गेहूं रेडी होगा, ठीक है, पता ही होगा आपको क्रॉप सीजन। अब गेहूं बिल्कुल तैयार है मेरा खेत में, मतलब या मान लो हार्वेस्टिंग भी होगी मान लो, या मतलब बिका नहीं है, मतलब इन्वेंट्री है, प्रोड्यूसर इन्वेंट्री होना चाहिए जिसने उगाया है, ठीक है। तो इसका वैल्यूएशन भी एनआरवी पर होगा, कॉस्ट और एनआरवी वाला सिद्धांत ही नहीं लगेगा, एनआरवी वाला लगेगा खाली। एएस परमिट कर रहा है, सर एएस में तो मना कर दिया उन्होंने, बोले हटाओ, लेकिन यहां ये भी लिख दिया कि इसको हम एनआरवी पे करते हैं एज पर एस्टैब्लिश प्रैक्टिस इन ट्रेड। तो ये मेरा सर लाइव स्टॉक हो गया, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया। ऐसे मिनरल्स हैं, ऑयल और गैसेस, मिनरल्स जो कि एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, जमीन में से निकाले जा चुके हैं, तो बच्चों इन केसेस में हम वैल्यूएशन एनआरवी पर करेंगे, प्रोवाइडेड एक्टिव मार्केट होना चाहिए, ठीक है। सर मार्केट तो हो कि हाँ ये बिक ही जाएगा, तो अगर मेरी गेहूं की फसल तैयार है तो उसका वैल्यूएशन कॉस्ट पर नहीं होगा, उसका वैल्यूएशन रियलाइजेबल वैल्यू पर होगा। लेकिन अगर मैं गेहूं खरीदता बेचता हूं तो बेटा एएस के अंदर जाओगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस करोगे। ये प्रोड्यूसर इन्वेंट्री है जो बना रहा है, उत्पादन कर रहा है, उगा रहा है, रियरिंग कर रहा है, उसकी बात हो रही है, दूसरे किसी की बात नहीं हो रही है। ओके, सो इट इज नॉन एप्लीकेबल। अब बचा हुआ देखिए, मैं आपको कल बताता हूँ बच्चों सुबह, राइट। तो फिलहाल इतने पे रोकेंगे।